औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, संगीन गद्दारी केस में 3 जंगे लड़ने वाले जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजाए मौत सुना दी गई है, जिस पर हुकूमत की जानिब से भी अभी रद्द अमल आ रहा है। मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला जारी है, बयानात आने का सिलसिला जारी है और इस पर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि सजाए मौत के फैसले से फौज में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है और जो गद्दारी केस के अंदर ये फैसला सुनाया गया है, 3 जंगे इस सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए लड़ने वाला शख्स गद्दार नहीं हो सकता। साथ ही साथ आपको बताएं कि जमहूरियत का सहारा लेकर इंतकाम लेने वालों के चेहरे खिल गए हैं और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से अपने पैगाम में सिर्फ एक चीज वाज़े की गई है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इन हालात के अंदर, मौजूदा वाक़यात में और मौजूदा हालात के तनाजुर में इस किस्म का बयान देना इंतहाई मुज़हका खेज़ और इंतहाई गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए एक लीडर का बयान सामने ज़रूर तस्लीम किया जा सकता है, लेकिन किसी मैच्योर पॉलिटिशियन के ज़बान से इस किस्म के बयानात आना इन हालात के तनाजुर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी अभी कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ऐसे किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें तमाम इदारों को जो है वो आपस में लड़ाने की या इदारों में दूरियां पैदा करने की साजिश की जा रही हो और इस किस्म के किसी भी मामलात के अंदर हुकूमत का कोई किरदार मौजूद नहीं है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने भी इस फैसले को कहा है कि ये केस जाहिर सी बात है कि मुशर्रफ साहब के वकला की जानिब से भी इंतहाई कमज़ोर केस बना के अदालत में पेश किया गया और जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूशन जितनी कमज़ोर होगी केस का फैसला उतना ही मुखालिफत में आ सकता है। मुशर्रफ साहब का बयान भी जारी किया गया है और अब मुख्तलिफ चैनल्स पर मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि मैं अब भी अपील करता हूं कि इस फैसले पर नज़र-ए-सानी की जाए, क्योंकि हमारे वकीलों का मौक़िफ़ तो बिल्कुल भी अदालत में सुना ही नहीं गया और इसके ऊपर एक फैसला दे दिया गया है, जबकि दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुनना अदालत की ड्यूटी होती है और अदालत दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद ही किसी हवाले से, किसी केस के हवाले से कोई राय कायम कर सकती है या कोई फैसला सादिर कर सकती है। कुछ दीगर बातों पर भी ज़रा नज़र-ए-सानी करें तो नून लीग के बाद अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से भी जमानतें लेने का सिलसिला मुसलसल जारी है और एक आवाज़ मुसलसल आज भी ऐवानों में और शायद सहाफ़ियों के कानों में गूंज रही है कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जमानत लेकर, तिब्बी बुनियादों के ऊपर जमानत लेकर, एक लॉलीपॉप देकर और इस मुल्क से जाने में कामयाब हो गए, जबकि वो 7 दिन के लिए गए थे, लेकिन आज उनको 13वां या 14वां दिन है पाकिस्तान से गए हुए और मुसलसल उसमें एक्सटेंशन देखने में आ रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अदालत की जानिब से ही उनको बाहर भेजा गया, जिस पर वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से एक बयान दिया गया कि कमजोर और ताकतवर के हवाले से जो कानून पाकिस्तान के अंदर एक बना हुआ है उसको ख़त्म होना चाहिए, जिस पर आसिफ सईद खोसा साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इंतहाई मोहतरम हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि हम पर ये ताना ना दिया जाए, हमें ये ताना ना दिया जाए कि हमने ताकतवर को इस मुल्क से बाहर भेजा है। दरअसल अगर साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए हैं तो उसमें वजीर आजम इमरान खान साहब की अपनी ज़ाती मर्जी शामिल है। उसके फौरन बाद अब आसिफ अली जरदारी साहब भी बाहर आ चुके हैं, कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, शायद वहाँ भी NRO नहीं है। उसके फौरन बाद जनाबे मोहतरम अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा भी बाहर आ गई हैं, खुर्शीद शाह साहब भी बाहर आ गए हैं और आगा सिराज दुरानी साहब भी बाहर आ गए हैं, जिनको नैब ने मुख्तलिफ केसेस के अंदर उठाकर जेलों में बंद किया था, वो सारे अब बाहर घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि जितने भी वाकयात हैं, जितने मामलात हैं, जितने केसेस हैं, जितने मुकदमात हैं, वो उस मजबूती के साथ अदालतों में पेश किए ही नहीं जा रहे जिस मजबूती के साथ पेश किए जाने चाहिए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूर शेख साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं जाहिद अवान साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद अवान साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब टेलीफोन कॉल पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कैप्टन साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। जनाबे वाला कैसे देख रहे हैं इस केस को, इस मामले को और इस फैसले को जो कि एक ऐसे जर्नल के खिलाफ आया है जो कि मुल्क के लिए 2 जंगे लड़ चुका हो? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया।
मोहन साहब, ये सुबह से जब से ये जजमेंट आया है, मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ तज्जिए आपके समाज से गुजरे होंगे और अभी खास तौर पर इसके जो दो बड़े अहम पहलू है, वही खाली नाजरीन और सामीन के लिए वाज़ेह करना जरूरी है। एक तो लीगल एस्पेक्ट जो है कि आर्टिकल 6 जिसके तहत इनको चार्ज किया गया था, वो आर्टिकल 6 है क्या और उसको किस तरीके से उसका इतलाक होता है एक फर्द पर या जो टीम उनके साथ पूरी थी, जिसका काफी वाज़े उसमें मौजूद है कि जो लोग भी उसमें शामिल होते हैं कैबिनेट में, जो भी उनके साथ हुकूमत में होते हैं, ये सब उस आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर यह हुई कि वो आर्टिकल 6 एक फर्द वाहिद के लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करने के लिए जो जरूरी है वो ये है कि कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होती है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद जो गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट का जो इख्तियार है वो थ्रू प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट एक्सरसाइज किया जाता है। तो वो कैबिनेट की अप्रूवल के बगैर ये बेंच तश्कील की गई, जो अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है। तीसरा एलिमेंट ये है कि जब किसी भी जुर्म के तहत किसी भी शख्स को आप ट्राई करते हैं तो उसको हक हासिल है कि वो अपना दिफा कर सके, चाहे उसने दिन दहाड़े कत्ले आम किया हो सबके सामने, लेकिन लोगों के देखने पर या उसको वीडियो रिकॉर्डिंग के पर उसको सजा नहीं मिलती जब तक उसका ट्रायल ना हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि इतना अरसा गुजरा और जब भी उन्होंने अपने अटॉर्नी के जरिए के उसमें शामिल हुए तो उनको वो फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो ये तीन बड़े इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसकी बिना पर ये एक तासुर दिया जा रहा है, जो कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि इमरान साहब ने कहा, कोट किया था कि जी आवाम में एक बेचैनी पाई जाती है कि अमीरों के लिए या बड़े लोगों के लिए कानून अलग है और छोटों के लिए अलग है। तो उसका तासुर जो आपने जिक्र किया और जिस पर चीफ जस्टिस साहब का जो रिएक्शन था वो भी बहुत ही मानेखेज था। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये बड़ा आम तासुर हो गया कि ये एक प्री कंसीव्ड या प्री प्लान्ड के तहत ये फैसला सुनाया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए फौज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक बेचैनी है, एक बिस्तराबी कैफियत है और जो भी प्रेस रिलीज आई है वो बड़ा वाज़े है। और मैं समझता हूँ कि अब और कोई रास्ता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो इस पर अपना जो आईनी हक है या आईनी इख्तियार है वो इस्तेमाल करे, ताकि जो फौज में जो बेचैनी और जो मोरल इफेक्ट हो रहा है इस गलत फैसले के तहत, टोटली अनबायस्ड फैसला है ये एक फर्द के खिलाफ, इसको रद्द किया जाए और ताकि लोगों को जो बॉर्डरों पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, जो डिफेंड कर रहे हैं, उनकी मोरल को इस पर बुरा असर ना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब हमसे बात कर रहे थे। एक बार फिर स्टूडियो में आऊंगा। मंसूर शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, आर्टिकल 6 लगाया गया, बिल आखिर केस इतना कमजोर था, प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर थी मुशर्रफ साहब के वकला की जानिब से, हुकूमत ने भी इसमें अपनी मावनत की, लेकिन इसके बावजूद भी आज केस का फैसला आया है कि जी फांसी की सजा सुना दी गई है जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को। आर्टिकल 6 की बात की जाती है, आर्टिकल 6 के अंदर फर्द वाहिद नहीं हो सकता। आर्टिकल 6 लगेगी तो उस पूरे ग्रुप पे लगेगी जिसने गद्दारी की है, और अगर उस पूरे ग्रुप को जो है वो आर्टिकल 6 के मातहत करके जो है वो उनके ऊपर सजाएं लागू कर दी जाएं तो सर जी आपकी काबीना तो खाली हो जाएगी, क्या कहेंगे? मैं आपको अर्ज करूं कि देखें, आपने सही कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हुई जी, क्योंकि मुशर्रफ साहब मुल्क से बाहर रहे हैं, ठीक है, और उसको जो है ना उसने चाहा भी, तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि वो आ जा सके। ठीक है, उन्होंने कहा कि कमीशन के थ्रू मुझसे लिया जाए, वो भी स्टेटमेंट नहीं लिया गया। और आई बिलीव, मुझे मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, अगर तारीख का तालिब इल्म हूँ। तो बात ये है कि कानून में ये है कि जी आप जो पर्सनल अफेयर नहीं होता है उसको आप ऐसी सज़ा नहीं दे सकते। दूसरा, आपने कहा आर्टिकल 6 में
इंडिविजुअल को नहीं दिया जा सकता जी। तो ये जो है ना, जो फैसला आया है वो हिमसेल्फ इस बड़ा कमजोर फैसला आया है। अच्छा। क्योंकि ये अगेन चैलेंज होगा कि आपने जो है ना, ये इससे जाहिर हो रहा है कि बाइस्ड फैसला है, ठीक है। और हुकूमत ने भी अपने लगाए हुए हैं कानूनी जो माहिरीन हैं, जो कानून जानते हैं, जिनको कानून पे अबूर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इदारों में टकराव न हो, इदारे अपने पैरों पे खड़े हो और इस मुल्क में इदारे आज़ाद हो। सही। माजी की तरह नहीं है कि जी इदारों पे हमले किए गए, कोर्टों पे हमले किए, नेब को जो है ना अपना मुंशी बनाया गया, उनके पार इंक्रोच किए गए। हम कहते हैं कि इदारे आज़ाद भी हो और इंसाफ भी करें। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना हुकूमत बैठ रही है इस तरह से, जैसे आपने कहा कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन का ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इस वक्त देखें, ये फैसला तारीख में लिखा जाएगा और तारीख जब दुनिया में पढ़ी जाएगी तो इस मुल्क का ये इम्प्रेशन ठीक नहीं जाएगा। इस मुल्क को अंदरूनी भी मसाइल हैं और बैरूनी, बॉर्डर्स पे भी जंग हो रही है। आपने देखा है कि जो नेशनल एक्शन प्लान के बाद मुल्क में अमन अमान हुआ, अभी ये जो ले रहे हैं कि जी हमारे वक्त में अमन अमान हुआ, इतने लोग मारे जाते थे, कराची में लाशें गिनी जाती थी, सवात में ये किसी हुकूमत ने नहीं, इन्हीं नहीं अपनी जानों का कुर्बानी दे के शोहदाओं को सलाम है और उन्होंने जो है ना मुल्क में अमन अमान कायम किया। उसमें भी आप देखेंगे कि हमारे फौजी अफसरान के साथ, जवानों के साथ कितने शहीद हुए हैं। ठीक है। मैं समझता हूं कि हमारे बॉर्डर्स पे इतने शहीद नहीं हुए जितने हमें अंदरूनी मुल्क में। तो इस फैसले के आने से मुल्क भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि जब फौज का डिमोरल हो, फौज पे जो है ना एक इस फैसले का जो है ना, आप देखिए रिएक्शन का फौज का, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं इस सूरत हाल में आप बॉर्डर्स पे कैसे कर सकते हैं, बॉर्डर जो आपको हर वक्त थ्रेट है। जी जी। इंडिया आपके मोदी जो है ना वो हर वक्त उस पे खून सवार है, जंग सवार है, ठीक है ना। वो उसने अपने मुल्क में भी ऐसा हंगामा पैदा कर दिया है कि अब देखे ना, ये कुदरती अमल है और उसके जो अमाल हैं कि अंदर से बगावत उठी है। तो और अंदर के मामलात को हम मुल्क की कैसे संभालेंगे? फिर आप उन दहशतगर्दों के हाथ मुल्क दे देंगे? तो सोच के समझना चाहिए। और जब एक इंडिविजुअल को सजा या पूरे को देते, जी जी, जो उसमें थे, बिल्कुल, जो उस वक्त आके चीफ जज का ओथ लिया था, जी, जो उनके साथी थे, फिर कानूनी पहलुओं को देखें। आप इसमें ही एक में ही आप जो है ना फैसला नल एंड वाइड हो जाता है। ठीक है। जाहिद अवान साहब, पाकिस्तान के हवाले से लोग कहते हैं कि वो कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं जो अपने मोहसिनों को डिसरिस्पेक्ट करती हों। अब्दुल कदीर खान साहब की हालत हमारे सामने है और अब जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के हवाले से भी कुछ इसी तरह की बातें आ रही हैं। जनाबे वाला, पाकिस्तान के लिए कभी कोई कुछ करता नहीं है और जब कोई कुछ करता है तो उसको मुस्तकबिल के अंदर इस किस्म के केसेस का सामना करना पड़ता है, इस किस्म की जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। क्या वजह है सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े आज का मौजू ये हॉट चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा एक मौजू है। जी जी। सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत भी करूंगा और इस वजह से करूंगा एज ए पाकिस्तानी कि ये हमारे पाक फौज एक इदारे के जनरल रहे हैं, जंगें भी लड़ी हैं, बॉर्डरों पे गए हैं, दूसरे मुल्कों में जो टाइम आया मीडिया ने छेड़ा, आंख में आंख डाल के इन्होंने जवाब दिया, बात की। बात ये इससे बढ़ के जुल्म ये हुआ है कि ये कानून कैसा कानून है, दोहरा म्यार है। एक बंदे को सुना ही नहीं गया, जो उसके फंडामेंटल राइट हैं वो उसको सुनवाई के बगैर आप सजाए मौत का परवाना उसके लिए जारी कर देते हो। ये कहाँ इंसानी हुकूक कहाँ गए? फिर एक पार्लियामेंट हमारे यहाँ है जिसका जो इदारा है पार्लियामेंट, उसका किरदार है, उसमें ये जाके डिबेट होना था, उस पार्लियामेंट को भी कॉन्फिडेंस में लेना था। ये कोई छोटा फैसला नहीं है। सही। वो इस मुल्क के सदर भी रहे हैं। फिर इस इदारे की तस्हीक की जा रही है बहुत बड़ी।
आप ये देखें कि आज के इस फैसले को मैं बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं कहूंगा, जो मेरा कम सियासी तजुर्बा है, लेकिन अकल तो काम करती है। मेरी नाकिस अकल यही कहती है कि ये बिल्कुल गलत फैसला हुआ है। ये एक इंटरनेशनल लॉबी को पहले ही हमारे साथ इतने मसाइल जो दुश्मन ममालिक चल रहे हैं, साथ में इंडिया और ये टाइमिंग आप देखें, इतनी जल्दबाजी में ये फैसला क्यों किया गया। एक बंदा बीमार पड़ा हो, इसका दौरा म्यार मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बंदा पहले ठीक होगा, ठीक है, वो आजकल सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए पता चल जाता है कौन बीमार कोई नहीं। एक बंदा पहले बीमार नहीं था, लेकिन पहले गवर्नमेंट जिनकी थी वो क्यों नहीं लाए, उनको इंटरपोल के जरिए क्यों नहीं लाए, वहां जाके मैसेज क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो बीमार नहीं है उनको रिलीफ दिया जा रहा है मुल्क से बाहर जाने के लिए, और जो बीमार है उनको सजाए मौत सुनाई की जा रही है। उनको अपनी सफाई में बयान करने के लिए मौका ही नहीं दिया जा, मौके दिए लेकिन उसमें सुस्ती कायली यहाँ के जो पास गवर्नमेंट थी उनकी भी थी ना। अच्छा, फिर आर्टिकल 6 जो आप उन पे लागू कर रहे हैं, जैसा कि भाई ने कहा, शेख साहब ने, कि कोई एक बंदा, किसी भी पॉलिसी मेकर एक बंदा नहीं बनाता है मुल्क की पॉलिसी अकेला बैठ के। बिल्कुल तो जिन्होंने रेड कारपेट पे इनको गार्ड ऑफ ऑनर दे के भेजा, उनकी कब अदालत क्या फैसला करेगी, उनके बारे में अदालत का क्या ख्याल है। और जिन्होंने उस वक्त इनका साथ दिया, एनआरओ इनसे लेकर वो मुल्क से बाहर गए, उनके बारे में अदालत क्या फैसला करेगी। तो ये एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, जो कि अभी शेख साहब ने भी कहा कि आप ये हिस्ट्री लिखी जाएगी। और एक आप पाकिस्तान के बादलिया फौज पे ऐसे इल्जाम शुरू थे, अदलिया एक इदारा था, अब अदलिया का तसादुम शुरू हो गया, तो ये मुल्क कशीदगी की तरफ जाएगा, इदारों में तसादुम पैदा होगा। ये एक रिवेंज की सियासत हो रही है, जो आम आवाम हम जैसे छोटे पॉलिटिशियंस जो कि इतना लॉ को हम नहीं गहराई से समझते, लेकिन उसको भी हमें भी समझ आ रही है कि ये एकतरफा फैसला हुआ है। बिल्कुल उनको उनका हक था, उनको वहां जाके सुन लेते, वो तो कह भी रहे थे उनके। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से भी उनका मौकिफ लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुसरत नियाजी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया दी, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुसरत नियाजी साहिबा, बताइएगा, एक ऐसा फैसला जिसको कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, उस पर बिलावल भुट्टो साहब का ये बयान वाज़े तौर पर आ जाता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अदी ये बता दीजिएगा, इतनी जमहूरियत तो जमहूर के रखवालों के दौर में नहीं होती जितनी आमरीत में हो जाती है। वजूहात क्या है और इस किस्म का बयान क्या इस दौर में या इन हालात के तनाजुर में देना मुनासिब बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली, देखिए मैं एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ इस चीज को क्यों समझा जाता है कि कोई जब बहुत बड़े मनसब पे फायज हो कि ये सदर पाकिस्तान रह चुके हैं या इस मुल्क का जर्नल रह चुका है, तो कोई भी शख्स, मैं समझती हूँ कि इंसाफ से या उन चीजों से बाला तर तो नहीं है ना। इंसाफ अगर मबनी हुआ है तो मैं समझती हूँ कि आज अदालत के अंदर इंसाफ जो हुआ तो उसके अंदर सब लोग सुरखरू हुए कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता। हमारे मुल्क में हमेशा से ये निजाम रहा है कि छोटे के लिए अलग इंसाफ और बड़े के लिए, और मैं समझती हूँ आज तो एक जमहूरियत की फतह है और आज पता चला है कि बहुत अच्छे अंदाज से अदलिया ने एक अच्छा जो है ना इंसाफ दिया है और अवाम को बताया है कि कोई इंसाफ से या कोई कानून से बाला तर नहीं है। जब कोई कानून से बाला तर नहीं है, और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है तो पीपल्स पार्टी हमेशा डिक्टेटर के सामने खड़ी रही है, हमेशा जमहूरियत के लिए उसने लड़ा है और कभी भी डिक्टेटर के सामने कभी माथा नहीं टेका। और हमेशा आप चाहे मेरी चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को देख लें, उनके सामने जो भी आया तो वो उनके सामने खड़ी रही। ठीक है, चाहे पीपल्स पार्टी का ये एक तीरा है कि वो इन लोगों को नहीं मानती, वो जानती है जमहूरियत को, और जमहूरियत पे जो यकीन रखता है वो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सही सिमत है। और मेरे भाई, मैं सुन रही थी जो कह रहे थे कि उनके साथ बहुत बड़े जर्नल थे। जी जर्नल था, और देखिए जर्नल था, उसने जो गलती की
तो उस बात तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए ना। अब वो कह रहे हैं बीमार है, ठीक है जी, बिल्कुल बीमार है, लेकिन अदालत ने उन्हें भरपूर टाइम और वक्त दिया। और मैं समझती हूँ, हमारा तो कहना ये, मेरी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का, मेरी कायद का कहना था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो जमहूरियत तो बेहतरीन इंतकाम है, हम तो इन चीजों पे नहीं कहते कि इस्तेमाल किया जाए अद्दी तो ज्यादा सही है, ना कि इंतकाम के लिए। और जहां तक आप बात कर रही हैं कि बेनजीर भुट्टो साहिबा आमरीत के आगे खड़ी नहीं, तो बेनजीर भुट्टो साहिबा को जेल में डलवाने वाले का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिनकी पार्टी के साथ आज भी आप लोग इत्तेहादी हैं। एक शख्स ने गलतियां की और उसने तो, मैं तो ये चीज को बिल्कुल बुलंद कहूंगी कि नवाज शरीफ ने हमेशा, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा हो, तो उन्होंने तो हम पे हमेशा एलिगेशंस लगा के, जो इतनी तवील जो है खुदा करके चले, आपने मान तो लिया कि चले एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए, सारे उन्होंने तो किए, हमेशा से किए, मैं तो कभी भी नहीं कहा कि नहीं किए। और हमारे कोई मतलब इस वक्त इत्तेहादी नहीं है, बिल्कुल अपोजिशन में है, और अपोजिशन में जो होते हैं तो वो यकीनन अवाम की फलाह के लिए रास्ता नहीं रोकते गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि आप अवाम के लिए क्या गलत करने जा रहे हैं। तो ये चीज तो कोई गलत है, सब तो कोई ऐसी गवर्नमेंट ही नहीं है कि हम उनके कोलिशन पार्टनर हो। कोलिशन पार्टनर जो है ना, वो इमरान खान साहब के पीटीआई के लोग इत्तेहादी हैं, जो कल तक जो है ना बहुत बड़े डाकू थे, जो बहुत बड़े यहाँ मुजरिम थे, जो पाकिस्तान को खत्म करने वाले थे, खाने वाले थे, जो वो लोग उनके इत्तेहादी। हमारे इत्तेहाद में कोई ऐसी बात नहीं है कि इत्तेहादी है, बिल्कुल हम अपोजिशन के अंदर है, और जितनी जमातें अपोजिशन में वो यकीनन साथ होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि कल तक एक दूसरे के पेट फाड़ने वाले, कल तक एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने वाले, अपने वालिद साहब की गिरफ्तारी पे इतनी एग्रेशन नहीं दिखाई बिलावल भुट्टो साहब ने जितना मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी पे दिखा रहे थे कि इतने बेशरम हो कि आप लोग उठा उठा के बंद कर रहे हो। तो यहाँ तो लगता है कि कुछ ना कुछ है पसे पर्दा, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये है कि मेरा चेयरमैन जो है ना, उन्होंने बचपन ही से अपनी वालदा को तकलीफ में देखा, अपनी नानी को तकलीफ में देखा, जिस हालत में उन्होंने देखा, तो उन्हें इस चीज के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें बिल्कुल हमदर्दी है हर उस खातून से, चाहे वो नवाज शरीफ की बेटी हो, चाहे वो किसी मज़ारी की बेटी हो, चाहे वो किसी बड़े लीडर की बेटी हो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एहतराम है खातून का। तो उन्होंने खातून के एहतराम में कहा। आप ये देखें कि हमारी अदी फरियाद तालपुर साहिबा, उनको भी जो है ना रात के अंधेरे में, रात 12 बजे आप जो है ना अरेस्ट करके ले जा रहे हो, सुबह ईद है तो उनके लिए भी सब लेगा। तो ये कहना तो कोई गलत बात नहीं है कि अगर उसके पास से पर्दा कुछ है, बिल्कुल अपने वालिद के लिए भी कहा हमने, जमहूरियत के लिए बिल्कुल हमेशा आवाज उठाइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक वर्कर जमहूरियत के लिए आवाज उठाता है, तो जाहिर सी बात है तब उठाएंगे जब हमारे चेयरमैन साहब उस चीज के लिए सामने होंगे, फ्रंट लाइन पे होंगे। और पीपल्स पार्टी हमेशा फ्रंट लाइन पे हुई है जमहूरियत के लिए। उन्हें ठीक है मुशर्रफ नियाज़ी साहबा, मैं ब्रेक पे पैर रखने की गुजारिश करूंगा, मैं जरा प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ा लूं। मंसूर शेख साहब, आपके वजीर आजम साहब ने अदालती फैसले को कहा कि जी इस तासुर को खत्म होना चाहिए कि ताकतवर के लिए अलग कानून है और कमजोर के लिए अलग कानून है। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने अपना रद्द-ए-अमल भी दिया और कहा कि हमें ये ताने ना मारे जाएं। जनाब, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अदालती निजाम में कोई खराबियां हैं, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, अब तक आप लोगों ने उस पर कोई पेशरफ्त सामने नहीं लेके आए। देखिए, हम कानून साजी करना चाह रहे हैं, अच्छा। हम अल्लाह अमेंड करना चाह रहे हैं, मगर हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। अच्छा। और अपोजिशन इसलिए साथ नहीं दे रहे हैं कि उनको पता है कि इमरान खान ने सख्त कवानीन बनाएगा जिसमें चोरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए वो हमारे जो है ना गली से ही नहीं गुजर रहे हैं, बैठने को तैयार नहीं है। ये जमहूरियत का हुस्न है कि कानून साजी के लिए अपोजिशन और गवर्नमेंट हमेशा बैठते हैं और बेहतर कवानीन बनाने के लिए। मगर माजी में ये रहा है कि यहाँ पे अपोजिशन और गवर्नमेंट जो भी कवानीन बनाने के चक्कर में रहे हैं, जो भी बनाए हैं, तो एक दूसरे को बारी देने और अकोमोडेट करने के चक्कर में। ठीक है। अब ये कहते हैं कि जी हम तो डिक्टेटर साहब को, जी आप डिक्टेटर से ओथ लेना क्या जमहूरियत है? डिक्टेटर को आपने रेड कारपेट दे के खुदा हाफिज किया, ये जमहूरियत है? आपने जमहूरियत के लिए लड़ा है तो आप उसको उस वक्त रोक लेते। आप कहते हैं कि जी हमें आमिर से ओथ नहीं लेना है,
ऐसी जमहूरियत ही हमें कबूल नहीं है जिसमें आमरीत की शमूलियत हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो वर्दी उतार चुके थे ना मुशर्रफ साहब, अगर ओथ ले लिया तो वो किसी डिक्टेटर से तो नहीं लिया ना सर। आप लोगों के मुतालिबात थे उस वक्त पीपल्स पार्टी वाले, जमीयत उलमा इस्लाम वाले ये चिल्ला रहे थे मुशर्रफ साहब वर्दी उतार दें। मैं अर्ज करूं, मुशर्रफ साहब की कंटिन्यूटी थी, ठीक है, फ्रॉम द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रेसिडेंट। अच्छा ठीक है, ठीक है। उसने खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, और वो अगर सदर ममलिकत थे तो आज ये क्यों कह रहे हैं वो डिक्टेटर थे? अच्छा, ठीक है ना। अगर वो, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सिर्फ जंगें लड़ी नहीं, अगर नवाज शरीफ उनको कारगिल से वापस न लाता तो वो जंग जीता है। सही। और जो जंग जनरल जीतता है उसको आप फील्ड मार्शल बनाते हैं। ठीक है, चले मंसूर भाई एक सवाल ये भी कर लेता हूं ना आपसे। मुशर्रफ साहब जर्नल थे, ठीक है, मान लिया, बिल्कुल हमारे हीरो हैं, सही है, उन्होंने जंगें भी लड़ी हैं, वो डिक्टेटर थे या नहीं? देखिए, उसने डिक्टेटर्स पे कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। डिक्टेटर थे ना। उसने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया। अब हमें डिटेल आने दें कि जो ये फैसला है वो 3 नवंबर वाला है जब केस चल रहा है, तो आप लोग मामला 2009 का है। केस को रोकने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये आप लोगों की सियासत है या फिर एजाज शाह साहब की जाती ख्वाहिश हो रही है? देखिए, एजाज शाह आईबी में थे, आईएसआई में नहीं थे। अच्छा। आईबी हमेशा प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रही है, फौज के अंडर में नहीं रही है। ठीक है। आईएसआई और एमआई फौज के अंडर में बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हम कहते हैं पूरा डेजिग्नेशन बता देना, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब। मैं अर्ज करूं ना। अच्छा। उसने ब्रिगेडियर रिटायर्ड के बाद सब किया है आईबी में। ठीक है, ठीक है ना। मैं आपको अर्ज करूं, हम कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल होनी चाहिए। अच्छा। और सजा होनी चाहिए तो एक को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आर्टिकल 6 है तो जो उसमें मुलविस था सबको ट्रायल करते। जो मुल्क से बाहर है, जो बीमार है, उसको मौका नहीं दिया गया। उसने रिक्वेस्ट की, आप देखें बेड पे है। अच्छा। अब डेथ बेड पे थे, उसने कहा कि मुझे कमीशन के थ्रू स्टेटमेंट लिया जाए, और जो मुल्क में बैठे हैं और उसमें उसका हिस्सा थे, जो 3 नवंबर वाला है उसका हिस्सा थे। अच्छा, ठीक है ना, उनको तो ट्रायल नहीं किया जा रहा है, वो तो गिरफ्तार नहीं है, आप देखें। अच्छा, चलें, ठीक है। जाहिद भाई जरा इस पे कमेंट चाहूंगा। देखिए, उस वक्त जो चीफ जज बनाया गया था, जी, उसके जब इफ्तिखार चौधरी साहब आए तो सारे फैसले नल एंड वाइड किए। देखिए, वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, चलिए, गद्दारी केस बनाया गया ना, जिसमें इनको फांसी की सजा दी गई है। 2007 में गद्दारी की उन्होंने मुल्क से। अच्छा। मुकदमा कब इन्होंने दर्ज किया? 2013 में जाके, ठीक है, जब इनका पावर आया। अच्छा। फिर उसके बाद भी वो सदर रहे, तो उनको छोड़ने वाले, जैसे ये कह रहे हैं कि एक अकेला मुशर्रफ क्यों गिरफ्त में आया, ये रातों रात इतनी जल्दबाजी से फैसला क्यों किया गया, उसको रेड कारपेट पे क्यों जाने दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया गया? उस वक्त क्या अदलिया सोई हुई थी? उस वक्त जजेस क्या थे? पीसीओ के जजेस वो आए। एक ये साफ अवाम को जो नजर आ रहा है कि रिवेंज की सियासत हो रही है, इतनी जल्दबाजी में फैसला, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इंसानी हुकूक के खिलाफ है कि आप एक बंदे को, वो सदर था या जनरल था, वो एक साइड पे रख दें। किसी को भी आप सजाए मौत देने जा रहे हो और उसके सुनवाई किए बगैर उसको अपना सफाई में बयान कुछ उसका आया नहीं है, उसके बगैर उसको आप। लेकिन सर पीसीओ की बात कर रहे हैं, आसिफ सईद खोसा साहब तो पीसीओ नहीं है ना सर, साकिब निसार साहब पीसीओ। जी, साकिब निसार साहब पीसीओ हैं, लेकिन अब ये जो इनमें 2 जजों ने फैसला किए वो भी तो पीसीओ के तहत ही आए थे ना। अच्छा। तो उस दौर में नवाज शरीफ ने अपना क्या किया? कोई कार्रवाई की थी उनके खिलाफ? फिर 5 साल अपना जरदारी की गवर्नमेंट रही, उस वक्त अदलिया कहाँ थी और ये पार्लियामेंट? सबसे बड़ी बात ये, हमारे कानून में जो सुकुम है, अब पहली बार ये तहरीक इंसाफ आई है, इनकी बात बिल्कुल, मैं इनकी बात की अपना साथ दूंगा इनका, इसलिए
कि पैसे कवानीन अभी बनाए जा रहे हैं, इसलिए उन लोगों को फिक्र है। और जिन लोगों का पैसा मुल्क से बाहर है वो बताएं मुझे कि चीफ जस्टिस साहब या अदालत से मैं एज ए शहरी पाकिस्तानी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आर्टिकल 6 लगने में तो आपने इनको दे दी, जो कई कत्ल के इल्जाम हैं या करप्शन के इल्जाम हैं उनको आप जमानतें दे के हशाश बशाश बाहर घूम रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही छोड़ रहे हैं। एक बीमार आदमी जो मर्ग के बिस्तर पे पड़ा हुआ है उसको आप बगैर सुने सजाए मौत दे रहे हैं। एक हमारी अवाम जो रोज मर रही है, पिस रही है रोज गुर्बत की चक्की में, वो क्रेडिट किसको जाता है? वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के वजीर आजम को, चीफ एग्जीक्यूटिव को जाता है जो वोट लेके आया है। अच्छा। इन अवाम जो रोज मर रही है उनका खून किसके दामन पे डालेंगे, किसके गिरबान पे आएगा? तो ये बड़ी एक मैं कहता हूं लंबी डिबेट है। ये एक रिवेंज की सियासत नजर आ रही जो इदारों को लड़वा रही है आपस में। अच्छा। पीछे इनका क्या मकासद है, क्यों है? हमारी आम आवाम की समझ से बालातर है। चले ठीक है। मुसरत नियाजी साहब, एक दफा फिर आपकी तरफ आऊंगा। मंसूर शेख साहब, मुसलसल आपसे एक ही सवाल किए जा रहे हैं कि आप लोगों ने रेड कारपेट भी दिया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, और आप लोगों के वजीर आजम जो कि वोटों से अवाम के आए थे, उन्होंने एक डिक्टेटर से हल्फ लेने का बायकॉट नहीं किया। उस वक्त जब इक्तदार मिला था तब आप लोगों को जमहूरियत याद आ गई थी और आप लोगों ने डिक्टेटर के हाथ पे बैठ करके इक्तदार में आए थे। देखिए, मैं बताऊं, ये मंसूर भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप का थोड़ा सा पीटीआई अपने अगर गिरबान में झांक ले तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो इस सजा की मौतगली के लिए या इसकी जजमेंट को रोकने के लिए इन लोगों ने क्या नहीं किया। इसी परवेज मुशर्रफ साहब जो थे, उसका चीफ पोलिंग एजेंट कौन था? इन्हीं का चेयरमैन था। ये इनसे जरा पूछ लीजिए। ज़ियाउल हक को इस मुल्क में अगर उसने तशद्दुद किया, अगर किसी ने किया भुट्टो भी कहा, तो उन्होंने उस पर डंडे बरसाए, उन पे कोड़े बरसाए, तो उसको फेस किसने किया? पीपल्स पार्टी ने किया। अगर यहाँ पे परवेज मुशर्रफ आ रहे हैं तो उसकी वर्दी किसने उतरवाई? यही हमारी पीपल्स पार्टी थी। इन्होंने उसको यहाँ से जो है ना भगाया, इसलिए भगाया कि वो जमहूरियत पसंद है पीपल्स पार्टी, वो डिक्टेटर को नहीं तस्लीम करते। ये इनका तो कायद है ही डिक्टेटर की पैदावार। ये कौन सिखाएंगे? जमहूरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिखाने वाले कहां से आए ये लोग? लेकिन मुसरत नियाजी साहिबा, ज़ियाउल हक साहब को आप लोगों ने छेड़ दिया ले जाके। ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ लगाने वाले भी आपके ही प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तब उन्होंने चेक नहीं किया था या उनकी सियासत उस काबिल नहीं थी कि वो बंदे को जांच लिया करते थे? जो है ना आने वाले चीफ आर्मी चीफ को नहीं रोकता है। जो अपना आएगा उस थ्रू पर आप, ये तो नहीं है आर्मी चीफ अगर आया है अपने डिटेल से, अपनी लाइन से अगर आया है तो उसको रोका जाएगा, वो बिल्कुल आएगा। लेकिन उसका यह मकसद नहीं होता कि वो जर्नैल आके जो है ना शबे खून मारे, वो जो है ना जमहूरियत को जो है ना खत्म करे और आमरीत को लेकर आए। इस चीज को मुझे हिस्ट्री में, मेरा भाई बैठा हुआ है, मैं शेख साहब से कहूंगी, शेख साहब आप भी पीपल्स पार्टी के अंदर थे, आप मुझे कोई एक बता दीजिए, एक लफ्ज बता दीजिए कि कभी पीपल्स पार्टी ने डिक्टेटर का साथ दिया हो। अभी आप अगर उसमें पीटीआई में हो तो उसकी कसीदे ना पढ़े। मेरा भाई मुझे एक चीज साबित कर दे कि कभी पीपल्स पार्टी ने इन डिक्टेटर्स का साथ दिया हो। हमेशा डिक्टेटर के सामने अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने स्टैंड लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी थी, है और रहेगी। शेयर किया, देखिए मुसरत नियाजी साहिबा, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बीबी शहीद के कातिल को अगर आप फांसी पे लटकाए और उसके केस के पीछे जाते तो हम भी आपके साथ उसको लटकाने पे मिठाइयां बांटेंगे। चले ठीक है मुसरत जी। आर्टिकल 6 है क्या? आर्टिकल 6 वो है कि आप किसी आइन को तोड़ते हो, आइन को पामाल करते हो, उसकी सजा जो मरतकब होती है उसकी मौत या उम्र कैद होती है। पहले तो ये वाज़ेह हो कि मुशर्रफ ने आइन कौन सा तोड़ा है। अच्छा चलें ठीक है, तो एक्सप्लेन की जाए जो जरा आप बता दें मुशर्रफ साहब ने आइन कौन सा तोड़ा है। और मंसूर शेख साहब की दिली ख्वाहिश मुझे लगती है कि बीबी शहीद के कातिलों को अगर भी तो होनी चाहिए। जी मैं आता हूं मंसूर भाई आपके पास। मंसूर शेख साहब फरमा रहे हैं कि अगर बीबी शहीद के कातिलों को लटका दिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कुछ नुमाइंदे आप लोगों के साथ लुटियां डाल रहे होंगे। मंसूर शेख साहब मेरा भाई है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ
मसला ये है कि मंसूर जो है ना अनकरीब, जब देखें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई कसर नहीं उठा रखी, और हम समझते हैं कि बीबी साहिबा के कातलों में जिनको हम समझते हैं कि ये भी उसके जिम्मेदार थे, तो मुशर्रफ साहब भी थे, जो इन्होंने जुल्म उस वक्त किया था फटाफट निशानात मिटाने के सारे मिटाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए जिन्होंने किए थे, उनमें ये भी शामिल हाल थे, ठीक है। और अगर आज उनको फांसी की सिर्फ सजा हुई है तो उससे पहले बजाय सजा के उसको तो रुकवाने वाले मंसूर भाई की अपनी पार्टी वाले लोग थे, तो उनके खिलाफ नारे क्यों नहीं लगाए? हमारे साथ तो लुटिया डाले। बिल्कुल हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के साथ हैं, हम उनके पॉलिटिकल वर्कर थे, और मैं समझती हूँ कि आने वाले चंद दिनों में मंसूर भाई भी हमारे साथ ही होंगे, क्योंकि अपने घर को लौटेंगे ये जो मतलब आवाम। ठीक है दिया, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। मंसूर भाई, आने वाले वक्तों में आप लोग फिर जाने वाले हैं, जरा क्लियर कर दें आप मुझे। देखिए, मुझे पुराने दोस्त जितने मिलते हैं उनकी ख्वाहिश रही है, अच्छा, क्योंकि मेरा पीपल्स पार्टी के अंदर एक बड़ी जद्दोजहद थी, ठीक है, बीबी के साथ जब तक बीबी जिंदा थी, अच्छा, और मैं उसके साथ इतना चला हूं, मैंने पूरी जवानी उनको दे दी, सही, और उसी आमरों के खिलाफ। और बीबी मैं आपको बताऊं कि देखें 85 में उसने बायकॉट किया, ठीक है, हम जिया के साथ इक़्तिदार शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर पॉलिसी थी कि डिक्टेटर के साथ हम नहीं बैठेंगे, ठीक है। और जब 88 में इलेक्शन होने जा रहे थे तो हम लोगों ने पूछा था बीबी से, बीबी जिया बैठा है, क्या मैं उनसे ओथ नहीं लूंगी, मैं इक़्तिदार नहीं लूंगी, उससे ओथ नहीं लूंगी। ये क्लियर पॉलिसी होती है। जब तक बीबी थी तो हमने भी जो है ना, जो आपको क्या दोस्तों के साथ जेलों में गए, हम भी जो है ना, हमारे दोस्तों ने कोड़े खाए, हम जिद्दोजहद में मुसलसल साथ रहे। असल में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत मशहूर है। अच्छा, मैंने मैंने आपको कहा ना 2007 से 13 तक कोई मुकदमा, कोई अदालतें सोई थी, कुछ नहीं था। जब वो इक्तिदार में आते हैं वही अपना पॉलिटिशियंस जो है एनआरओ लेके उसी डिक्टेटर से मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर तस्लीम नहीं करते हैं, फिर वो जब बाद में नुमाया एक पेपर वर्क सामने आ जाता है अवाम के तो उसको भी तस्लीम नहीं करते। तो बात ये है कि पॉलिटिशियंस ने कौन सी ऐसी कसर नहीं उठा रखी थी। देखिए जाहिर भाई, यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है ना कि अगर मुशर्रफ साहब को सजाए मौत दे दी गई है तो इस पर थोड़ा सा आरिफ अलवी साहब को भी धूप लगा दी जाए, जरा वो भी आके जो है सजा माफ कर देंगे अगर उनको लगता है कि ऐसा ही होगा। अच्छा, होना यही है, माफ करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हम लीगल उनको देंगे मौका, क्योंकि मुशर्रफ साहब को मौका नहीं दिया गया है। और मैंने बार बार जो कह रहा हूं कि आर्टिकल 6 में एक बंदे का रोल नहीं होता है। अच्छा, वो बाहर है, उनको सुना नहीं गया, जो को अक्यूज है वो यहाँ पर मेरे सवाल का देखें, नुसरत साहबा ने भी जवाब नहीं दिया कि आर्टिकल 6 के मतलब बुनियाद कोई नहीं समझ रहा। आर्टिकल 6 जो है वो कानून तोड़ना, आइन को तोड़ना, आइन के खिलाफ वर्जी करना। जाहिद भाई, ये पाकिस्तान है, इसमें आइन पे अमल दरामद कौन कर रहा है कि आइन तोड़ने की बातें हो रही हैं? यही पॉलिटिशियंस मिलके फिर जाते हैं ना उनके पीछे पैरों में, वो उसके खिलाफ जाता है जब इक्तिदार में नहीं होता। पीछे एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करते हैं। अब तक तो पीछे यही हिस्ट्री रही है ना जी, ज़िया-उल-हक साहब की, नवाज शरीफ साहब की, इनकी, जरदारी साहब की, सब। अब बात ये पहली बार एक पैनल पे फौज और गवर्नमेंट पाकिस्तान आ गई है। अच्छा, पॉलिटिशियन आ गए तो बहुत से जो गैर मुल्की भी हमारी कुव्वतें हैं ना, उनको भी तकालीफ हो रही है। और यहाँ पे भी जो पॉलिटिशियन पहले एक मोरूसी सियासत करप्शन की करते थे, उनको भी तकलीफ के हमारे खिलाफ ऐसे कानून बन गए। तो फिर ये बिल्कुल मैं जो ये बात जी जी, और ये टाइम देते हैं आप, इस टाइमिंग को नोट करें, लड़ नहीं सकते। अब इस टाइमिंग को नोट करें। नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब बाहर चलते हैं, बेटी दरखास्त लगा रही है लाहौर में, और लाहौर की हिस्ट्री रही है कि कोर्ट का फैसला आज तक नून लीग के ही उसमें आया। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर शेख साहब, जाहिद अवान साहब, आप दोनों मेहमानान का दी। मुसरत नियाजी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वाज़े तौर पर चीजें इसी जानिब आ जाएंगी। आगे आने वाला वक्त किस जानिब जा रहा है, अवाम की तवज्जो, सहाफियों की तवज्जो उस पर मरकूज है कि किस जानिब
टाइमिंग्स की बातें की जा रही हैं, टाइमिंग्स वाकई बहुत अहमियत की हामिल हैं। ऐसी टाइमिंग्स के अंदर इस किस्म के फैसले आ रहे हैं। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मसला जो है वो शेख रशीद साहब के बकौल कभी नहीं इतना लटका जितना इस दौर में लटका दिया गया है। और अब मुशर्रफ साहब को फांसी की बातें की जा रही हैं। आसिफ सईद खोसा साहब पहले भी इस हवाले से बोल चुके थे कि मुशर्रफ साहब के हवाले से एक अहम फैसला आने वाला है। शायद उनको अदालत में पता था कि प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर है मुशर्रफ साहब के हवाले से, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने खुद आकर अदालतों का सामना नहीं किया है, ऐसा कहना है ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन के भी तकरीबन एक एक करके तमाम रहनुमा बाहर आते जा रहे हैं। उंगलियां उठ रही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी के ऊपर कि अगर एनआरओ नहीं दिया जा रहा तो लोग जमानतों पे जमानतें लेकर कैसे आ रहे हैं। शेख रशीद साहब का भी आज का बयान यही है कि ताकतवर को जो है वो जमानतों पे जमानतें दी जा रही हैं। एक ऐसे जर्नल को जिसने 2 जंगें पाकिस्तान के लिए लड़ी हो उसको फांसी की सजा, और जिसने मुल्क लूटा हो, जिसने मुल्क के इदारे बेचे हो, जिसने माल बनाया हो, उनको जमानतें दे देकर मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आगे आने वाला वक्त सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।